बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शरारे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना शाहिद। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बराए साल 2021 इस वक्त पाकिस्तान में हर जगह मौजूए गुफ्तगू बनी हुई है और इस गुफ्तगू का बुनियादी पॉइंट और इस बहस का बुनियादी मकसद वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि एहतसाब की हुकूमत में जनाब इमरान खान साहब ने वो जो नारा लगाया था एहतसाब का और कशकोल को तोड़ने का और IMF के पास न जाने का और पाकिस्तान से करप्शन के खात्मे का, आज वही मौजू है। और इस नारे की मौजूदगी में करप्शन में इजाफा हुआ है और एक दो पॉइंट का इजाफा नहीं हुआ बल्कि पूरे 16 दर्जे जो है वो करप्शन बढ़ी है। यानी पाकिस्तान में करप्शन कम होने के बजाय वो जो नवाज शरीफ के दौर में करप्शन थी, जिसे हम 2016 का दौर कहेंगे, और उसमें करप्शन जो थी वो 116 की दर्जाबंदी पे थी। यानी दुनिया में 116वां नंबर था पाकिस्तान का, लेकिन आज 140वां नंबर है। मजमूई तौर पे ये 24 दर्जे बढ़ी है, लेकिन 2021 और 20 के दरमियानी अरसा में इस करप्शन की जो शरह है वो 16 दर्जे बढ़ी है। तो इस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात हमारे चौधरी फवाद साहब, जो कि बहुत एक फतीन और ज़हीन किस्म के हमारे मिनिस्टर हैं, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान की कैबिनेट में अगर फवाद चौधरी साहब को खुलकर खेलने का मौका मिले तो वो वाकई इमरान खान के लिए और उसकी काबीना के लिए और तब्दीली सरकार के लिए बहुत अहम हो सकते हैं। तो उनका जो फौरी रद्द-ए-अमल था वो ये था कि ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है वो पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के ना होने की वजह से है, ना कि यहाँ पे करप्शन की शरह बढ़ने की वजह से है। तो मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी का जो फौरी रद्द-ए-अमल था वो दुरुस्त था। वाकई इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में अदारा जाती करप्शन तो बढ़ी है। पाकिस्तान में करप्शन माफियाज की शक्ल में बढ़ी है और ज्यादा करप्शन फैल गई है। इसका नासूर बढ़ता जा रहा है और फैलता जा रहा है और मजीद फैलेगा। यानी जब 140वां नंबर पाकिस्तान का आलमी दर्जाबंदी में आ रहा है तो ये वो तशवीशनाक सतह है कि जिसके बाद जो आलमी अदारे हैं वो ये तसव्वुर कर लेते हैं, और ये हकायक में मबनी है ये बात, कि पाकिस्तान में से या इस जैसे ममालिक जिनका दर्जाबंदी 140 या उससे ऊपर की होगी, वहां पर कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, वहां पर आज़ादी राय नहीं होगा, वहां पर आप तहरीर और तकरीर पर पाबंदी होगी, वहां पर आप कुछ कह नहीं सकते, वहां पर हुकूमत के खिलाफ बात करने वाले या अपोजिशन के लोगों को या तहरीर और तकरीर जो हुकूमत के खिलाफ लिखा जाएगा उनको जो है वो निशाना बनाया जाएगा, उन पर पाबंदियां आयद होंगी। तो इस तरह के माहौल में, यानी अगर पाकिस्तान का आलमी अदारे 140वां नंबर काउंट कर रहे हैं, 140वां नंबर बता रहे हैं, और इसमें फवाद चौधरी का ये ट्वीट कि पाकिस्तान में कानून की अमलदारी की कमी है, कानून की हुक्मरानी मुकम्मल तरीके से नहीं हो रही, तो ये और भी ज्यादा तशवीशनाक है। क्योंकि मैं समझता हूं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ का जो बयानिया था वो सिर्फ 2 पॉइंट्स पर था, 2 नुकाती उनका एजेंडा था, बाकी बातों के अलावा एक सबका एहतसाब, चाहे वो हुकूमत के है, चाहे वो अपोजिशन के है, चाहे वो इमरान खान के रिश्तेदार हैं, चाहे वो इस गवर्नमेंट के कितने ही बाअसर लोग क्यों नहीं है, कितने ही ताकतवर और जाबिर लोग क्यों नहीं है, और चाहे आम आदमी है, जो भी करप्शन पे में मुलव्वस है उसका रास्ता रोकना, ये सबसे बड़ा एजेंडा था इमरान खान का। और दूसरा एजेंडा क्या था, जिसके लिए कौम को एक लाइन पे लगाया गया, एक मकसद के पीछे लगाया गया, और तहरीक इंसाफ का नारा बनाया गया कि साफ चली शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली। तो दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था कि इस मुल्क से करप्शन के खात्मे के अलावा
दूसरा पॉइंट क्या था कि इस मुल्क के जो वसाइल हैं, जो लूट मार की जा रही है, इस मुल्क के अंदर जो माफियाज लूट मार कर रहे हैं, उनसे इस मुल्क को बचाने और यहां पर हकदारों को हक मिलने, हर काम मेरिट पे होने। जब कानून की हुक्मरानी होगी, हर काम मेरिट पे होगा, अदालतें इंसाफ दे रही होंगी, हर शख्स को रोजगार मिल रहा होगा, तो ये जो हम IMF के गुलाम बने हुए हैं और पाकिस्तान दुनिया का मकरूज है, और इस पर इमरान खान का जो मेन फोकस था वो उनका ओपनिंग जो बैट्समैन थे, वो जो हर असेंबली में हर तकरीर में बताया करते थे कि पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है, पाकिस्तान में वसाइल की कमी आ रही है, पाकिस्तान में करप्शन बढ़ रही है। असद उमर साहब, वो उनका एक कलीदी किरदार था। लेकिन बदकिस्मती आप देखें कि खान का वो ओपनिंग बैट्समैन पहली ही बॉल पर क्लीन बोल्ड हुआ, और मैं समझता हूं कि ये इमरान खान की वो पहली नाकामी थी जब वो तब्दीली की और नए पाकिस्तान की बात कर रहे थे, और जब वो अदारों को कह रहे थे और वो मीडिया से कह रहे थे और वो अवाम से कह रहे थे कि मुझे 90 दिन का वक्त दें। फिर उन्होंने कहा कि आप पॉजिटिव बात करें, इस मुल्क के लिए पॉजिटिव बात करेंगे तो हमें हौसला बढ़ेगा, हमें काम करने का मौका मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान किसी सतह पे भी ये नहीं कह सकते, और ना उन्होंने ऐसा कभी कहा है, और बल्कि उनका ये बयानिया है कि मेरे साथ इस मुल्क के अदारे एक पेज पर है। लेकिन एक पेज पर होने के बावजूद भी पहले साल में जो नया पाकिस्तान का और तब्दीली का साल जो था वो सारे का सारा ज़ाया गया, उसके समरात इस कौम को नहीं मिल सके। इस कौम ने जो ख्वाहिश की थी वो उन्हें नहीं मिल सकी। और दूसरे साल में पाकिस्तान में जो हम ये नौकरियों का साल है, हम यहाँ पे नौकरियाँ देंगे, वो आज भी जो है वो 1 करोड़ नौकरियों के लिए पाकिस्तान के अवाम मुंतज़िर हैं। और बल्कि अब ये तो एक मजाक की शक्ल बन गई है, यानी जहाँ PTI के नाकामियों में बहुत सी बातें हैं, उनमें एक ये बात भी है कि नाकामियाँ जो हैं वो नौकरियों में भी शामिल हैं। 1,50 लाख घर भी हैं उसमें शामिल। और फिर जो तीसरा साल था कि पाकिस्तान की तरक्की का साल होगा, तो वो साल भी हमने ज़ाया कर दिया। उसमें भी पाकिस्तान जो है आलमी अदारों का मकरूज हुआ, IMF का ग़ुलाम बना, पाकिस्तान को की आज़ादी को जो है वो गिरवी रख दिया गया, और महंगाई का वो तूफ़ान आया कि आज हर शख्स, चाहे वो अमीर है या गरीब है, उसका किसी भी तबके से ताल्लुक़ है, चाहे वो किसान है, चाहे वो आम मजदूर है, चाहे वो मुलाजिम है, चाहे वो कारोबारी है, सब के सब लोग जो है इस महंगाई के हाथों आजिज़ हैं। तो खान साहब के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके पास तब्दीली का और नए पाकिस्तान का और पाकिस्तान में इस्लाहात का ये बातें उनकी ख़त्म हो चुकी हैं। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये 2022 ये जो है PTI के एहतसाब का जो है साल है। अब आप देख रहे हैं कि पहले ही महीने में हादसात पर हादसात, यानी परवेज खटक से बात शुरू कर दें और नूर आलम खान से होते हुए परवेज शहजाद अकबर के रिजाइन से बात चलती हुई एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट तक, PTI के पास जो है वो जारहाना कोई मूड नहीं है, वो डिफेंसिव है, उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। PTI के पास अगले इलेक्शन में खान साहब तो बड़े करोफर से ये दावा कर रहे हैं, और उन्होंने एक हफ्ता पहले अपने टेलीविज़न के अवाम से बहर रास्त प्रोग्राम में कहा कि अगली बारी भी हमारी होगी, अगला 5 साल भी हमने करना है। लेकिन मैं नहीं समझता कि खान साहब के इस दावे में कोई वज़न होगा, क्योंकि PTI का बयानिया पिट चुका है। PTI के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तब्दीली अवाम के लिए कुछ भी नहीं आई। अवाम ने तब्दीली सिवाय मुश्किलात की शक्ल में, सिवाय महंगाई की शक्ल में, सिवाय नौकरियों से महरूमी की शक्ल में और तो किसी सतह पर तब्दीली नहीं देखी। और बड़ी दिलचस्प बात है कि तब्दीली या बार बार तब्दीली या म्यूजिकल चेयर की तब्दीली वो खान साहब की वजारतों में तो हुई है, उसके वजीर और बशीर तो बदले हैं, उनके ओपनिंग बैट्समैन बदले हैं,
उनके एहतसाब के मशीर बदले हैं, लेकिन अवाम के हालात नहीं बदले। यानी अब आप खुद अंदाजा कर लें कि इन 3 साल के मुख्तसर अरसे में, इन 3 सालों के मुख्तसर अरसे में 15 के करीब जो है उनके वजीर, मशीर और मुआविनीन तब्दील हुए हैं। 5 जो है उनके वज़ाए ख़जाना तब्दील हुए हैं। इक़्तिसादी अमूर के वजीर तब्दील हुए हैं। उनके पेट्रोलियम के मिनिस्टर बदले गए हैं बार बार। दाखिला के वजीरों को बदला गया। पीटीआई के 4 या 5 मिनिस्टर ऐसे हैं जिनका पोर्टफोलियो चेंज नहीं हुआ। वरना खान साहब की टीम, जिसके बारे में वो बताते थे कि मैंने 2500 लोगों की टीम बना रखी है और 250 लोगों की टीम बना रखी है और मेरे पास इतने लोग हैं और मैंने इस कौम की तरबियत की और 22 साल मैंने इस कौम पर मेहनत की है, तो सब का सब झूठ साबित हुआ है। वो खान साहब का वो बयानिया खत्म हो गया है। इस पूरे अरसे में 4 या 5 लोग हैं जिनमें शफकत महमूद हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, शीरी मज़ारी हैं, मुराद सईद हैं, परवेज़ खटक हैं, अली हैदर जैदी हैं, मियाँ सोमरो हैं और जुबैदा जलाल। ये 5-7 लोग ऐसे हैं जिनका पोर्टफोलियो चेंज नहीं हुआ। वरना खान साहब के जो ओपनिंग बैट्समैन हैं असद उमर, उनको उनकी वजारत से हटाया गया। फिर उसके बाद खान साहब के जो मशीर थे, वजीर थे, मुआविनीन थे, जिनमें ख़जाने के लिए वकार मसूद साहब थे और आसिम बाजवा साहब थे, ताबिश गोहर हैं, नदीम बाबर हैं, फिरदौस आशिक अवान हैं, इफ्तिखार दुरानी हैं, जुल्फ़ी बुखारी हैं, यूसुफ बेग मिर्ज़ा हैं, शहजाद कासिम हैं, साहबजादा आमिर जहांगीर हैं, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हैं और तानिया इदरिस हैं, डॉक्टर इशरत हुसैन हैं। ये वो लोग हैं जिनको बड़े तमतराक से लाया गया था और बताया गया था कि ये वो लोग हैं जो अपने अपने शोबे के एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन इन सबको बरतरफ किया गया। खान साहब ने इनको ओहदों से हटाया। ये पीटीआई की सबसे बड़ी नाकामी थी कि खान साहब जिस टीम को लेकर चल रहे थे वही नाकाम साबित हुई, वही अपने कुछ ना कर सकी, अपना काम ना कर सकी। फिर इसके बाद खान साहब ने अपने मुआविनीन को चेंज किया, बार बार तब्दील किया। बाबर अवान, जिन्हें एक मरतबा नंदीपुर प्रोजेक्ट करप्शन केस में उनके ओहदे से हटाया गया, फिर कानूनी मजबूरी की वजह से उन्हें दोबारा मशीर के ओहदे पर तैनात किया गया। इसी तरीके से अरबाब शहजाद साहब जो हैं उन्हें भी बतौर मशीर रखा गया, फिर उनसे रिज़ाइन लिया गया, फिर उन्हें दोबारा तैनात कर दिया गया। इसी तरीके से साहबजादा महबूब सुल्तान है, फवाद चौधरी हैं, एजाज शाह हैं, शिबली फराज हैं, इनके दरमियान म्यूजिकल चेयर का ऐसा खेल खेला गया वजारतों का कि उनकी वजारतों को बार बार तब्दील किया गया। और इसका मतलब क्या था कि खान साहब का वो जो दावा था कि हर 3 महीने के बाद मैं वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट लूंगा और उसके बाद हम वजारतें जो हैं वो देखेंगे कि कौन अहल है और कौन ना अहल है, वो बयानिया तो ख़त्म हो गया। वो 3-3 महीने वाली मीटिंग्स का एहतमाम और उनका उसके बारे में सोच विचार और उनके बारे में एहतमाम, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब तो बराह रास्त वज़ीर आज़म खुद ही रिपोर्टें लेकर, खुद ही अपनी फहम दानिश की वजह से या अपने किचन कैबिनेट की वजह से वो खुद ही वज़ीरों और मशीरों का तकर्रुर करते हैं, उन्हें फारिग करते हैं और किसी को रख लिया, किसी को भगा दिया। इसी तरह अब आप देख लें कि उमर अयूब है, उनको भी पहले बिजली का वजीर बनाया गया, फिर इक्तिसादी अमूर का वजीर बनाया गया, और खुसरो बख्तियार को भी कभी इक्तिसादी अमूर का, फिर फूड सिक्योरिटी का और अब सनत व पैदावार का। ये बार बार वजारतें तब्दील हो रही हैं, बार बार जो है वो पोर्टफोलियो चेंज हो रहे हैं। तो इसका वाज़ेह मतलब यही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो मुतमईन नहीं है अपनी कारकर्दगी से, और जब वज़ीर आज़म मुतमईन नहीं है तो अवाम किस तरह मुतमईन होगी? अवाम तो सफ़र कर रही है, अवाम तो इन चीज़ों को भुगत रही है, बर्दाश्त कर रही है, अवाम को तो वो महंगाई देखना पड़ रही है, तो वो कैसे होगा? इसी तरीके से अहमद अजहर हैं, एक तो पहले उन्हें रेवेन्यू का बनाया गया, फिर ख़जाना का बनाया गया, फिर अब इक़्तिसादी अमूर का, अब तवानाई के वज़ीर हैं, हफीज़ शेख हैं, ग़ुलाम सरवर है। ये एक लंबी लिस्ट है कि बार बार उन लोगों को रखा गया, किसी को हटाया गया, किसी का पोर्टफोलियो चेंज किया गया, किसी को पक्की छुट्टी में भेज दिया गया। तो मैं समझता हूँ
कि अब जो है खान साहब के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, उनके पास कोई बयानिया नहीं है। तो इसमें तो अब इस्तीफ़ों वाली जो बात है, खान साहब के अपने वज़ीरों से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं कि उन्होंने शहजाद अकबर से इस्तीफ़ा मांग लिया है। मैं समझता हूँ कि अब इस्तीफ़े लेने से आगे मामला चला गया और वो जो खान साहब कहते हैं कि मैं ख़तरनाक हो गया हूँ, मामला वाकई ख़तरनाकी की तरफ जा रहा है। ये मामला जो है यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इमरान खान की उस दिन की अगर आप वो गुफ्तगू सुने जो उन्होंने बराह रास्त टीवी चैनल्स पे की, तो उनका एक पॉइंट बड़ा समझने वाला है। उस पे गौर तलब बात की है। उन्होंने कहा कि मैं सियासत में इस मकसद के लिए आया हूं, पहले दिन से जो मेरा एजेंडा था कि मैं उन लोगों के खिलाफ महाज बनाऊं, मैं उनका एहतसाब करूं, मैं उन्हें उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाऊं, उनके अंजाम तक पहुंचाऊं, जो इस मुल्क के वसाइल को लूट रहे हैं, जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, जो इस मुल्क के असल मुजरिम है। ये इमरान खान का, इसमें बड़ी गहरी बात है और ये हम सब के लिए सोचने वाली बात है। वो जो सियासत के तालिब इल्म हैं वो खूब समझते हैं कि खान साहब का इशारा किसकी तरफ था, और अगर वाकई उनकी तरफ था, अगर वाकई खान साहब का इशारा वहाँ पे था, तो ये जो अफवाहें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि अगले 1-2 रोज़ में परवेज़ खटक का और शेख रशीद का इस्तीफ़ा आने वाला है, तो ये इस चीज़ की चुगली खा रहा है कि डिवीजन हो चुकी है, ग्रुपिंग हो चुकी है। अब देखते हैं कि जीत किसकी होगी। शुक्रिया।